हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तैयार हैं 6 मार्च के लिए? प्रश्न, कौतूहल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये वो तमाम शब्द हैं जिनके होने से आज सब कुछ होना संभव हो सका है। इस दुनिया के हर बड़े आविष्कार के पीछे अगर कुछ रहा है तो एक छोटा सा क्यों, एक मासूम सा कैसे। क्यों रात है काली, क्यों चांद सफेद, क्यों घास हरी है, क्यों लाल है सेब, कहां से आए अल्फा बीटा, कहां से आया थीटा, कहां से आए लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन पर क्या बीता। ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं, थे और रहेंगे, और प्रश्न रहे हैं तो रहेंगे उत्तर, जो नतीजा हैं उन कंफ्यूजन्स का, जो लाखों क्लास में बैठे लाखों बच्चों के मन में आए और उन्होंने फिर हिम्मत से हाथ उठाए और हाथ उठाकर पूछा, सर आई हैव अ क्वेश्चन। यहां तालियां बजेंगी। कितनी तो हम सुंदर कविता है भाई, वाह वाह, तो बहुत आज खूब। हमारे साथ एक कमाल के जबराट अदाकार, एक जबराट शिक्षक की भूमिका में जिस शो में वो हैं, उसका नाम है हेलो बच्चों। हेलो बच्चों की हम बात करेंगे फिजिक्स वाला के फाउंडर जो हैं अलख पांडे। अलख पांडे सर के किरदार पर तालियां बजाइए उनके लिए, उन्होंने कमाल की कई स्टूडेंट्स की दुनिया बदली है। सर मैं कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करना चाह रहा हूं उस एक डायलॉग से कि एजुकेशन इज नॉट अ लग्जरी, इट्स बर्थ राइट। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हालांकि सर इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर बाय द वे, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आपकी जिंदगी में आपको कब पता चला कि एक कॉपी और कलम दुनिया बदल सकती है? ये मुझे मेरे पिताजी से पता चला, बिकॉज माय फादर इज ए मैथमेटिशियन। तो घर में अक्सर जो है ये होता था ना कि बचपन से इस तरीके की चीज़ें सुनता आया हूँ। और हमारे समय में ये ज़्यादा होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो सुना था, लेकिन मैं इसको हमेशा ब्रेक करना चाहता था। मुझे ये समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोला जाता है। लेकिन कुछ भी करिए, पढ़ाई लिखाई आपके साथ चलती है। तो अगर कलम के साथ आपका रिश्ता है तो वो, कहा जाता है ना, ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। तो वो जो कुछ भी है वो आपके साथ जीवन भर चलता है। हमारे साथ बहुत से ज्ञानी यहाँ पर मौजूद है और हम आप लोगों के पास भी आएंगे। एक आध सवाल हम कोशिश करेंगे कि ऑडियंस से भी हम लें। एक सवाल सर, मेरा शो को देखने के बाद आया, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं शो को रिलीज़ के पहले देख लूँ। थैंक यू श्रद्धा नेटफ्लिक्स से जो हैं। मैंने नहीं देखा है अभी, ये लग्जरी है। मैंने शो देखा है और सर मुझे लगा कि अलक पांडे का जो कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं, एक के बाद एक परेशानियां, दीवारें उनके सामने आती चली जाती हैं और वो उसे तोड़ते चले जाते हैं। और आपने पिछले दिनों इस कंटिन्यूअस स्ट्रगल की, इस रिलेंटलेस स्ट्रगल की लगातार बात की है अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में। कितना करीब आपने अपने आप को पाया अलक सर की इस कहानी से? मुझे एक चीज समझ में आई है जिंदगी में कि जब आप अपने परिवार या अपने आसपास के समाज के बनाए हुए दायरे के बाहर जाके कुछ करने की सोचते हो, तो बहुत सारी दीवारें आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो वो दीवारें मेरे सामने भी थीं। और ये एक कहीं ना कहीं ये एक तरीके की रिलेटिबिलिटी है अलख पांडे सर की जर्नी में, मेरी जर्नी में। मुझे जो करना था, मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में, मेरे आसपास कोई नहीं था जो इस राह पे चला हो। अलख पांडे सर ने जो ठाना था कि शिक्षा ये एक बुनियादी अधिकार है और ये सबको मिलना चाहिए, उन्हें ये चीज़ और गहरे में जाके असर इसलिए की थी कि वो और पढ़ना चाहते थे। लेकिन वो आईआईटी नहीं कर सके, वो मेडिकल में नहीं जा सके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उन्हें ये समझ में आया कि ये जो बुनियादी अधिकार है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहुंच से बाहर हो। तो उन्होंने जो प्रयास किया वो ऐसा था कि बहुत बड़ी दीवार ही तोड़ दी। और उनकी वजह से बहुत सारी कहानियां हम लोगों को सुनने को मिली हैं कि जिनके पास तक पढ़ाई लिखाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई पहुंच नहीं पाती थी, उन तक उन्होंने वो चीज़ें पहुंचाई और उनका जीवन कैसे बदला। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन है। मेरे लिए ये था, मेरी जिद ये थी कि मैं, ऐसा उदाहरण मुझे नहीं बनना है कि मेरे मोहल्ले में या मेरा नाम लेकर के कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये समझाएं कि विनीत गया तो था, क्या हुआ। तो
तो मुझे ये एग्जाम्पल नहीं बनना था, तो मुझे वो दीवार तोड़नी थी। सर आपने जो वो बात कही उससे मुझे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ये बहुत एक धारणा है समाज के अंदर कि ये इसने तो कुछ नहीं किया, ये टीचर बना फिरता है वाला जो जो एक कोट है जो लोगों के बीच प्रसिद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि पढ़ाना भी तो एक आर्ट है। कई लोग जो बहुत अच्छे हो सकता है साइंटिस्ट हो कमाल के, लेकिन पढ़ाना उन्हें नहीं आता, क्योंकि पढ़ाना एक कला है। उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि मुझे मुझे याद है आपने एक टीचर का जिक्र किया था जब हम लोग इससे पहले बातचीत कर रहे थे, जो आपकी एक टीचर थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया। अच्छा टीचर अगर मिल जाए ना तो ज़िंदगी बदल जाती है। मुझे याद है, मैं आई थिंक तीसरी क्लास में था, बहुत शाई, हार्डली किसी चीज़ में मेरा हाथ उठता था, तो मैं चुप ही रहता था। मेरी मतलब स्कूल की प्रिंसिपल थी रोशनी फिलिप्स, तो मैम ने मुझे ज़बरदस्ती फोर्स किया था कि ये एक कल्चरल फंक्शन हो रहा है और तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना है। तो मैं बड़ा घबरा रहा था और मुझे वो सारे एहसास एकदम ऐसा लगता है जिंदा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई धक्का दे रहा था वो कराने के लिए, जो मन तो करता था कि बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाऊं और लोगों के सामने खड़े होकर कुछ करूं। खैर, जो भी समझ आया मैंने किया। ना फर्स्ट प्राइज मिली, ना सेकंड प्राइज मिली, थर्ड पे टाई हो गया। तो टाई में मैं था, मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन तभी वो वाला दौर नहीं था कि चलो दो लोग हैं तो दोनों को कुछ दे दो, क्योंकि स्कूल में होती है ना कि अगर प्लेट मिल रही है तो प्लेट तीन के लिए एक ही आई है, जो तीसरे पे होगा उसे एक ही मिलेगी। तो दो में से किसी एक को तय करना था, तो मैं नहीं चुना गया। लेकिन रोशनी टीचर ने मुझे रोक के रखा, मेरे लिए आइसक्रीम मंगवाई और बिठा के उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई। वो आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे वो एहसास याद है, मुझे वो उस समय जो हो रहा था मुझे वो याद है। कहीं मैं मेरे कॉम्प्लेक्सेस में फंसा हुआ था, मैं छोटा था, कहीं उन्होंने कोई रोशनी का एक दरवाजा मेरे लिए खोल दिया और वहां से जो मेरी रेल निकली है कि मैंने अपने फादर के बताए रास्ते को भी स्वीकार नहीं किया। मेरे आसपास जितने लोग थे वो ये बोलते थे तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मैंने वो भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहीं कुछ हो गया था मेरे अंदर। और बहुत कम लोग ये जानते हैं, मेडिकल में मैं गया इसलिए था कि मुझे यहाँ आना था। ये बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन अगर आप छोटे शहरों के, अगर आपके दोस्त होंगे या आप में से जो भी छोटे शहरों से आए हैं, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि जब आप छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ कदम बढ़ाते हो तो वहाँ ये नहीं होता कि क्या करोगे, पहले ये होता कैसे करोगे। तो वो कैसे को आप ढूंढते हो, दैट कैसे इज सर्वाइवल। तो मुझे ये बात समझ आई थी कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं रात को प्रैक्टिस कर लूँगा, दिन में एज एन एक्टर मुझे जो करना है वो मैं कर पाऊँगा। तो वो जो बालक बुद्धि थी, उस बालक बुद्धि में ये आइडिया एकदम प्रायोरिटी पे आया और मैं उस दिशा में भागा। मैंने मेडिकल क्लियर किया, डॉक्टर बना, पापा को डिग्री दी और मैंने बोला मैं जा रहा हूँ। और मुझे नहीं पता था कि रास्ता कैसे वहां पहुंचाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं। एक वक्त ऐसा था कि इस शहर में मेरे पास एक पता ऐसा नहीं था फिल्म इंडस्ट्री का जहां मैं जाके दरवाजा नॉक कर सकूं, जिसको मैं जानता हूं। आज उस रोशनी टीचर ने जो कुछ अनफोल्ड किया था की वजह से शायद ही कोई प्रोडक्शन हाउस है जहां कोई मुझे न जानता हो। तो अगर आपके अंदर, सबके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर आपके अंदर कोई तूफान है जिसके दरवाजे पे आप ही खड़े हो, तो कोई मित्र मिले या कोई टीचर, उसे अनफोल्ड करने देना। तो टीचर ऐसे चमत्कार कर देते हैं। बाकी मेरे पिताजी वो मैथमेटिशियन हैं, उनकी बातें मेरे ऊपर से ही जाती थी। जब इस शहर में आया और जिंदगी से दो दो हाथ हुआ तो उनकी सारी बातें ऐसे लगा कि अब मैं समझ पा रहा हूं। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ थोड़ा ऊपर के दर्जे की पढ़ाइयाँ और ज्ञान होते हैं जो हमें बाद में समझ आते हैं।
तो पापा की बहुत सारी बातें मुझे बाद में समझ आईं। माँ बाप बच्चों का भला चाहते हैं, बस वो अपने तरीके से चाहते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा मुक्काबाज वाला सीन हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। मैं इमरोज़ भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आमिर कजलबाश के शेर हैं, वो सर के लिए भी हैं, अलग सर के लिए भी हैं और रोशनी मैम के लिए भी हैं कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, डुबा दिया है उसे तो फिर साहिल पर इंतज़ार न कर, वो डूब गया है तो फिर दूर निकलेगा। बहुत खूब, That's बहुत खूब। विनीत कुमार सिंह सर। पूरे शो में बच्चों की कहानियां बताई गई हैं, हर एक बच्चे की, और कहानियों में हम देखते हैं कि जो उड़ान है, जो पंख हैं, वो तो अलग सर ने दिए हैं बच्चों को, लेकिन उनका जो रनवे है वो दोस्त तैयार करते हैं, उनका परिवार तैयार करता है, उनके रिश्तेदार जो कम होता है पर तैयार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने जिक्र किया कि आपकी बहन का मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान रहा आपको वो बनाने में जो आज आप हैं, तो घर वालों की इंपॉर्टेंस, जब आप एक सपने की ओर चल पड़ते हैं तो कौन साथ देता है आपका? कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तो जब आप पे कोई विश्वास नहीं करता, किसी को भरोसा नहीं होता, तो कोई एक या दो अगर आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आप जो सोच रहे हो वो हो जाएगा, वो भरोसा बहुत मायने रखता है। मेरी ज़िंदगी में वो भरोसा मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया है। लिटरली हम लोग घर में, और वो मुझसे बहुत छोटी है, मैंने गोद में उसे खिलाया है, तो वो जज हुआ करती थी। ऐसे ही दो कुर्सी पे मेरे भाई बहन बैठते थे, मैं सामने परफॉर्म करता था। मैं क्या करता था मुझे नहीं मालूम, वो क्या देख रहे थे उन्हें नहीं मालूम, लेकिन कुछ हो रहा था। बस वो जो हो रहा था वो पापा से छुप छिपा के हो रहा था कि घर में एक पहरेदार कोई ऐसा बना दो कि भाई अगर ये ऊपर के फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ें तो बता दो ताकि ये चीज़ वहीं की वहीं रोक दी जाए। इवन जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया, तो जो कॉलेजेस में होता है ना, एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, तो एनुअल मैगजीन भी निकलती है। तो उस मैगजीन के 2 पन्ने मेरे नाम पे शहीद हुए थे। उसकी हेडिंग थी चला मुरारी हीरो बनने। तो कार्टून जितना खतरनाक हो सकता था जिससे हंसा जा सके, वो मेरे चेहरे को ध्यान में रख के बनाया गया था, मेरी हर कोशिशों को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो मैगजीन मैंने बहुत समय तक अपने पास रखी थी। उस समय वो हंसी के लिए बनाई गई थी। अब वो मैगजीन बनाने वाले भी फक्र के साथ बोलते हैं विनीत को जानता हूं। तो जिंदगी में जब लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो कर पाओगे, और जब आप कर गुजरते हो तो आपकी जिंदगी की किताब खास बन जाती है। ये शो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी डेस्टिनी में था। बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। अलक पांडे सर जब भी अपने लाइफ में लो फील करते थे, कि जब भी वो करना जो चाहते थे उसे, बाहर का जो प्रेशर है, जो एक सिस्टम बना होता है वो आपको रोकता है, पहले रोकता है, पूरी ताकत से रोकता है। आप रुकने को तैयार नहीं हो तो आप टूटते हो, बिखरते हो। तो कोई होता है जिससे आप बात कर पाते हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अलग सर की लाइफ में उनकी सिस्टर थी, मेरे लाइफ में मेरी सिस्टर है। तो ये कहीं बहुत गहरे में कॉमन है। अलग सर प्रयागराज से निकले, मैं काशी का हूँ, बनारस का हूँ। प्रयागराज और बनारस के बीच की दूरी 125 किलोमीटर है, गंगा वहीं से मेरे शहर आती है। तो ऐसा बहुत कुछ है जो कॉमन था। तो कई बार ऐसा लगता है जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ या हो रहा है, अगर हम अपने दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ते हैं तो जो कुछ हुआ और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा था, उस क्यों का उत्तर हमें मिल जाता है। आपको तैयार किया जा रहा था। मैं, मेरे साथ जो बहुत सारी चीज़ें हुई वो अब एज एन एक्टर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ। अद्भुत सर। स्पोकन वर्ड है, कविताओं और किस्सों की ये जो है दोपहर है। अ, दो कविताएं हैं, दो में से मैं, आपकी जो इच्छा हो, दो कविता हैं। एक तो शो के अंदर है, फिजिक्स के ऊपर, जो बड़ी कमाल की सुंदर सी एक छोटी सी कविता है, और दूसरा जो हम सबकी मनपसंद कविताओं में एक है और सर की मनपसंद कविताओं में से एक है, और जो कहीं ना कहीं कहानी बताती है इस तमाम शो की और इस शो के तमाम किरदारों की। वो कविता सर रश्मि रथी का अगर हिस्सा आप सुनाना चाहें, दोनों में से जो जो आप सुनाना चाहें। अलग सर का बड़ा अलग तरीका है पढ़ाने लिखाने का। मैं कुछ भी शुरू करने के पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा
बहुत कठिन होता है 60 बच्चों की क्लास को मैनेज कर पाना। आप सब स्टूडेंट हो, आप में से बहुत सारे लोग अ, अभी भी स्टूडेंट होंगे, कुछ वहाँ से आगे निकल आए होंगे। 60 बच्चों को या 100 बच्चों को क्लास में 1 घंटे बांध के रखना बहुत कठिन होता है। ऑफिशियली जो मुझे जानकारी है, मोर देन 50 लैक्स स्टूडेंट्स हैं उनके। अनऑफिशियली 4 से 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं उनके। इतने बच्चों तक अपने काम के थ्रू पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके लिए तालियां। उनका पढ़ाने लिखाने का जो तरीका है वो तरीका बड़ा अनोखा है। फिजिक्स नॉर्मली होता है ना कि यार बहुत कठिन है, वो फिजिक्स को ऐसे बच्चों के सामने लेके आते हैं जैसे सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो उसे जानने की। अदरवाइज हम सीधे फॉर्मूला में घुस जाते हैं, वो कठिन लगने लगता है। तो उनकी कविताएं हैं टूटी फूटी सी 2-4 लाइनें में, कि बच्चों को पहले उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको जगह दो ताकि वो सवाल पूछ सकें, और जब सवाल होता है तो सब कुछ कमाल होता है। तो वो पहले उनके मन में ऐसी जिज्ञासा डालते थे। तो 2-4 लाइनें, कैसे बताऊं तुम्हें क्या है फिजिक्स, कैसे बताऊं तुम्हें क्या है फिजिक्स, ये दिन और रात का होना जो तुम रोज देखते हो, ये दिन और रात का होना, मौसम में ठंडी गर्मी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का आसमान में बनना, वो समंदर में लहरों का उठना और गिरना, वो ज्वालामुखियों का धम 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 फटना, ये मेरी आवाज जो तुम सुन पा रहे हो, जिस रोशनी में तुम मुझे देख पा रहे हो, ये सब हुआ कैसे, क्या है ये मैजिकल ट्रिक्स, अरे इसी को तो कहते हैं भैया फिजिक्स। तो भैया ऐसे करके उनके फिजिक्स की यात्रा आगे बढ़ती थी। तो बच्चों को लगता था यार जिसे हम इतना कठिन समझते हैं, ये एक्चुअली अगर जाना जाए तो कितना मजेदार है, कि किसी स्टार की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने से कहीं ज्यादा मजेदार है ये जानना कि सारे ग्रह सूरज के आसपास लट्टू की तरह क्यों घूम रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उससे उसे जानने से कहीं ज्यादा मजेदार है ये जानना कि रॉकेट के पंख क्यों नहीं होते, क्यों हवाई जहाज दौड़ के उड़ती है, क्यों हेलीकॉप्टर बिना दौड़े उड़ जाता है। ऐसे तमाम सवाल, क्यों पूर्णिमा में चांद की रोशनी इतनी ज्यादा होती है और समंदर उछाले मार रहा होता है। ये ऐसे बच्चों के मन में जब वो सवाल डालते हैं ना, तो बच्चों को ऐसा लगता है हम जो खोज रहे हैं ये यार है बड़ा काम का, कि हाई टाइड क्यों होता है, हम वो खोज रहे हैं, बिकॉज वो उनके लाइफ में जीवन भर रहता है। तो उन्होंने फिजिक्स बच्चों को ऐसी चीजें बता बता के पढ़ाई हैं। अब आप मुझे ले गए रश्मि रथी की तरफ। कृष्ण की चेतावनी कोशिश करता हूं। ये उस समय की बात है जब पांडव वनवास से वापस आ चुके थे, और हम सब ने ये सुना होगा कि अपना हक, अपना अधिकार, उसकी मांग उन्होंने रखी थी, और दुर्योधन ने ये कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो पांडव की तरफ से ये मांग, ये प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए थे, दुर्योधन के राज दरबार में, कौरवों के दरबार में। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा ये था, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति घनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। रश्मि रथी उन कुछ चुनिंदा कविताओं में से एक, जो शब्दों की शक्ति को सभी के सामने जितनी बार हम उसे सुनते हैं उतनी बार वो रखती है, लेकिन उसके अंदर जिस तरह से सर सुनाते हैं, जब उसमें सर की वाणी जुड़ जाती है तो शब्द और सुंदर हो जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां विनीत कुमार सिंह के लिए। अब हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्हें मैं मंच पर बुलाऊंगा। सुभान असद के इन अशार से कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें जलती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये पत्थर ये धूप ये कांटे, इनसे कैसा डरना है, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। तो हमारे बीच अब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम संघर्षों के बावजूद, जिनकी मुलाकात हुई फिजिक्स वाला से, जो फिजिक्स वाला तक पहुंचे, जिनकी मुलाकात हुई अलक पांडे से, अलक पांडे सर से, उन्होंने पढ़ा सीखा और नीट में ऐसे नंबर लाए जो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे लोग नहीं ला पाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर सरफराज को हम बुलाना चाहेंगे, जो फिजिक्स वाला के स्टूडेंट हैं और इस समय कैलकाटा में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बहुत ही कमाल के। सरफराज से कुछ बातचीत। सर, अगर आप सरफराज से कोई प्रश्न करना चाहें। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जीवन में आपने क्या किया ये एक बात है, लेकिन कहाँ से शुरू किया ये बड़ी ज़रूरी बात होती है। अक्सर क्या होता है कि हम कहाँ पहुँच गए, किसी व्यक्ति के उस पहुँचने को देखते हैं और उसमें ये भूल जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई है। सरफराज के लिए मैं ये बोलूँगा, आप समझ सकते हैं, सरफराज मजदूरी करते थे और आज मेडिकल कॉलेज में हैं। बहुत कारण है ये कह देने का कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ सोच के मैं क्या करूं, मेरे पास कलम नहीं है। लेकिन कहीं कोई इंसान, आप में से ही कोई हो सकता है भविष्य में जाके कुछ ऐसा करे जो बहुत लोगों की जिंदगियों को जाके छूता हो। अलक पांडे सर ने वो किया, बिकॉज उन्होंने जो पैसों की दीवार खड़ी थी उस बच्चे के सामने जो पढ़ना चाहता था, वो दीवार उन्होंने गिराई है। उन्होंने कोर्सेज इतने कम कर दिए कि वो किसी के लिए भी अफोर्डेबल हो। कि मुंबई जैसे शहर में अगर 4 लोग, मतलब मैं सिनेमा वाला हूँ उसी की बात कर लेता हूँ, फिल्म जब ओपन होती है, फ्राइडे जब रिलीज़ होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो अगर 2-3 लोगों की फैमिली जाके जितने में फिल्म देखती है और एक आध पॉपकॉर्न वगैरह खाएगी, उतने में उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड कराए थे पूरे साल के। उसका परिणाम है कि कोई बच्चा जो मजबूर था मजदूरी करने के लिए, उससे वो एक उम्मीद की डोर मिलती है, फिजिक्स वाला जिसे कहते हैं, और नाउ ही इज़ इन मेडिकल कॉलेज। सरफराज, अब तुम ही बताओ। मेरा नाम सरफराज है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मैं बेसिकली बंगाली मीडियम से था और मैं बंगाली में ही पढ़ा हूँ गवर्नमेंट स्कूल से। तो यही, जब नीट तो इंग्लिश में देना पड़ता है और एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है,
तो यही मेरा बैरियर था कि जो मैं बंगाली से था फिर इंग्लिश में शिफ्ट करना पड़ा। तो उस टाइम में मैं यूट्यूब से जब फिजिक्स का वीडियो देख रहा था तो तब सबसे पहली बार अलग सर को मैंने देखा था। उसके बाद अलग सर से मैंने फिजिक्स किया, क्लास 11-12 में किया। उसके बाद मेरा एक दोस्त था जो PW से पढ़ता था, मुझे PW के बारे में पता नहीं था, मेरे दोस्त से मुझे पता चला था। जो PW में सर नीट की और JEE की कोचिंग कराते हैं और उसका प्राइस बहुत ही लो था, कुछ 4200 या 600 के आसपास था। तो और जब मैंने क्या है तो उसको क्लास 12 का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद मजदूरी करना पड़ा मुझे। तो उसमें काम करते वक्त सुबह 6 बजे से 2 बजे तक करना पड़ता था काम। उसके बाद आकर सर का ऑनलाइन क्लासेस करता था और उस ऑनलाइन क्लास करने के बाद मेरा 2 अटेम्प्ट लगे मुझको क्लियर करने में। तो इतना मतलब नीट क्लियर करना काफ़ी नहीं था, उसमें पढ़ने के लिए बहुत पैसे भी लगते हैं बहुत पैसे लगते हैं। तो जब सर को मेरा स्ट्रगल के बारे में पता चला और मेरे बारे में पता चला, सर मुझसे मिलने मेरे घर वहाँ तक आए। उसके बाद सर ने मुझे मेरा कॉलेज का फीस, उसके बाद मेरा रहने का सब कुछ सर अभी देखते हैं। और ये तो है मेरा 2024 में मेरा एडमिशन हुआ था, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। बहुत सारे सर क्या होते हैं, जब रिजल्ट आ गया तब उसका कुछ सेलिब्रेट कर दे, उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन सर अभी तक मुझे नहीं भूले। हर साल सर मेरा हर एग्ज़ाम के बाद मेरा खबर लेते मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई कैसी चल रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। तो सर हमेशा मेरे साथ टच इन कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो आज मैं जो भी हूँ सर की वजह से ही हूँ, वरना मैं नहीं आ पाता यहाँ पे कभी। थैंक यू सर। और ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हम लोग 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पे आ रहे हैं। शो का नाम है हेलो बच्चों। तो अलग पांडे सर ने जो भी प्रयास किया है, जो भी कोशिश की है, वो किस तरीके से उन बच्चों तक पहुंची है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो शायद कभी ये रास्ता आज उनका जो सच है, वर्तमान जो है, शायद वो वर्तमान सपना ही रह जाता। तो ये ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लेकर के ये शो आ रहा है 6 मार्च को। तो आप लोग सरफराज जैसों के लिए और मेरे जैसों के लिए खुल के जो भी कर सकते हैं। TVF को आप लोग जानते होंगे, द वायरल फीवर। वो जो द और फीवर के बीच में है, वो अक्सर ऐसा शो बनाते हैं वायरल टाइप का, जो फैल ही जाता है। आपने उनके बहुत सारे शोज़ देखे होंगे। कोटा फैक्ट्री भी नेटफ्लिक्स पे है, उसके अलावा बहुत कमाल के शोज़। और ये जो उम्र है, इस उम्र के दरमियान हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा होता है, उनको छूने वाले बहुत सारे शोज़ उन्होंने बनाए हैं। तो मैं द वायरल फीवर के लिए भी चाहूँगा कि एक ज़ोरदार थैंक यू अरुणाव, थैंक यू शेरी, थैंक यू विजय भाई और पूरी द वायरल फीवर की टीम। एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स के इतने सुंदर शो को आप अपने बड़े से प्लेटफॉर्म पे बड़ी सी जगह देने जा रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच विनीत सर, थैंक यू सो मच सरफराज। और इसी तरीके से मुझे लगता है पढ़ते रहिए, हमारा भी यही नारा है और हेलो बच्चों का भी यही नारा है कि पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ते चलेंगे तो बढ़ते चलेंगे। नाउ प्लीज वेलकम ऑन स्टेज योर होस्ट केना श्री एंड वॉच हेलो बच्चों ऑन नेटफ्लिक्स 6 मार्च से। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? तैयार हैं 6 मार्च के लिए?